व्हाट विल बी द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट हैविंग एस्थमा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट की एज क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरह के जो लोग हैं वो आपके पास एस्थमा के साथ आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एस्थमा। अगर एक्सट्रिंसिक या एटॉपिक है तो इसका चाइल्डहुड ऑनसेट होता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। और अगर इंट्रिंसिक या नॉन एटॉपिक एस्थमा है तो उसका जो है वो लेटर ऑनसेट होता है, वो एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है। ओके, व्हाट अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एस्थमा। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रिकरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अ ट्रायड ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एस्थमा प्रेजेंटेशन। एस्थमा का पेशेंट आपके पास यूजुअली रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सिम्टम्स के साथ आता है। डायरनल पैटर्न होता है सिम्टम्स का, मतलब सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पे, और पेशेंट इन बिटवीन द एक्सरबेशंस या इन बिटवीन दैट एपिसोड्स टोटली एसिम्टोमेटिक होता है। अस्थमा की एक्सरबेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट हैविंग अस्थमा। चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस और कॉफ। कॉफ भी ड्राई कॉफ यूजुअली होती है, नॉन प्रोडक्टिव। डायरनल पैटर्न होता है सिम्टम्स का, इट मीन्स सिम्टम्स बीइंग वर्स इन अर्ली मॉर्निंग एंड इन लेट नाइट, एंड पेशेंट इज टोटली एसिम्टोमेटिक इन बिटवीन द एपिसोड्स। देयर इज अ कॉफ वेरिएंट एस्थमा। कॉफ वेरिएंट में इसमें से देखें ना, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, ये चीज़ें नहीं होगी। पेशेंट को मेनली कॉफ होगी, किस टाइम पे, नाइट टाइम पे, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, कोल्ड इंड्यूस्ड और पोस्ट टसिव इमेसिस। कॉफिंग के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लैक ऑफ वीज एंड ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस। साइंस ऑफ एस्थमा की बात करें तो वीज इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन है, और वीज भी जो है मोर स्पेसिफिकली एक्सपायरेशन में आती है, एक्सपायरेटरी वीज होती है। एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड है विद अ वीज। एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है कि इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो अब कम हो जाएगा। नॉर्मल बंदे में 1:2 होता है, अभी आप देख लें अगर एक्सपायरेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये रेशियो कम हो गई है, 1:3 1:4। और वीजिंग के अलावा और क्या हो सकता है, और साइंस में क्या है कि पेशेंट टेकीकार्डिया, क्योंकि ब्रेथलेसनेस है ना, तो टेकीकार्डिया और टेकिपनिया। सीवियर केसेस के अंदर इंटरकोस्टल सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस, फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रल्स और यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी होती है। और सीवियर केसेस में पल्सस पैराडॉक्सस की तरफ पेशेंट चला जाता है, पहले टेकीकार्डिया फिर पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस की डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। अच्छा, अभी जो अगली बात इंपॉर्टेंट है ना, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये क्लिनिकल के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से भी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब हाइपोकैप्निया है ना, तो दिस इज़ एस्थमा विथ कॉम्पेंसेशन। ठीक है, कॉम्पेंसेटेड ये स्टेज है। एक्यूट एस्थमा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो बॉडी है, सिस्टम है, वो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है। कॉम्पेंसेट किस तरह कर रहा है कि हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही है, हाइपोकैप्निया में जा रहा है। हाइपोकैप्निया विल बी सीन इन द कॉम्पेंसेटेड स्टेज। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो गई है, विच इज़ 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल साइन, दिस विल बी अ डेंजर साइन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है लेकिन पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर बहुत ज़्यादा डिटोरियोरेटिंग है, तो अब ये नहीं हम सोच सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो लेवल नॉर्मल है 35 से 45 में, नहीं, इट विल बी अ डेंजर साइन। इट विल इंडिकेट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। और अगर हाइपर कैप्निया है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी मसल फटीग है, रेस्पिरेटरी फेलियर या लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा की तरफ पेशेंट जा चुका है। व्हाट आर द साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी मसल फटीग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मसल फटीग हो गया तो ऑब्वियसली हाइपोवेंटिलेशन होगी, तभी तो हाइपर कैप्निया होगा। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है कि ब्रेथ साउंड्स रिड्यूस्ड या फिर बिल्कुल एब्सेंट है, साइलेंट चेस्ट हो जाएगी पेशेंट की, और पेशेंट ड्राउजी, लिथार्जिक, इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस इन वन ब्रीथ और ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन, ये क्लिनिकल पिक्चर आपको मिलेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एस्थमा। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एस्थमा में हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री करने हैं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रायल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर।
ठीक है। इसमें हमारे पास अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कौन कौन से हैं। FEV1 है विच इज़ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ये भी कम होती है। लेकिन FEV1 में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आती है। दिस इज़ द रीज़न कि FEV1 FVC रेशियो लेस दैन 70% या लेस दैन 0.7 होती है। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स, जिनमें आप देखेंगे कि FEV1 FVC रेशियो नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स में ये रेशियो कम हो जाता है, लेस देन 70%। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट भी कम होता है। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली है कि ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो आप समझ लें आसान अल्फाज में कि एयर कैन नॉट गेट आउट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के जो रेजिडुअल वॉल्यूम्स और जो रेजिडुअल कैपेसिटीज़ है ना, वो एक्चुअली बढ़ जाएंगी। रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ये सब इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक्सपायरेशन नहीं हो रही तभी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स कम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्पायरोमेट्री। हम कब करवाते हैं? बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ब्रोंकोडायलेटर टू कंफर्म डायग्नोसिस। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है या इरिवर्सिबल। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इफ़ देयर इज़ 12% और मोर increase in FEV1 with albuterol, which is a short acting beta 2 agonist, or trial of glucocorticoid. This will confirm the diagnosis of asthma. Then second is diurnal variation. Diurnal variation in what? In peak expiratory flow rate. 20% और more diurnal variation अगर है peak expiratory flow rate में, तो this will consider diagnostic. अभी तक हमने बात की है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की। अब हम बात कर लेंगे ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में हम सीरम IgE लेवल्स करवा सकते हैं, टोटल एंड एलर्जन स्पेसिफिक CBC करवाएंगे, इयोसिनोफिलिया मिलेगा, पेरिफेरल इयोसिनोफिलिया इन 3 डिजीज़ में भी मिलता है। कैट निमोनिक है, चर्क स्ट्रॉस में, इसमें साथ में पेशेंट को रैश होता है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में, इसमें चेस्ट एक्सरे पे पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। और ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया और लो फ्लड्स निमोनिया में भी। फिर स्पुटम इयोसिनोफिलिया भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो। CBC में अगर एक्यूट सीवियर अस्थमा चल रहा है ना, तो ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल सकता है, ऑल्दो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन एक्यूट सीवियर अस्थमा में आप पेशेंट की CBC में ल्यूकोसाइटोसिस भी देख सकते हैं। देन कम्स चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इज़ यूजुअली नॉर्मल इन माइल्ड केसेस, लेकिन अगर सीवियर अस्थमा हो गया है और बहुत ज़्यादा जो म्यूकस है, म्यूकोजल प्लगिंग हो गई है और म्यूकस ने एक लार्ज ब्रोंकस को क्लूड कर दिया है, तो अब एसोसिएटेड जो लोब है वो तो कोलैप्स नज़र आएगा चेस्ट एक्सरे पे। तो लोबार कोलैप्स आपको मिल सकता है व्हेन म्यूकस ऑक्लूड्स अ लार्ज ब्रोंकस, या एस्थमा इज़ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड बाय ABPA। ABPA इज़ एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एस्थमा में इसका सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर आपको उस पेशेंट की चेस्ट एक्सरे पे फ्लीटिंग शैडोज भी मिलते हैं। अगर एस्परजिलोमा हो जाए तो फिंगर इन ग्लोव साइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और चेस्ट एक्सरे पे आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे। वाई हाइपर इन्फ्लेटेड? क्योंकि एयर तो ट्रैप हो गई है ना, दैट्स वाई हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे। चेस्ट आपको सीवियर केसेस में परकशन पे हाइपर रेजोनेंट नोट मिल सकते हैं। Chest X-ray is necessary in severe asthma. Why? To exclude some differentials or some complications like pneumothorax, pneumomediastinum, pneumonia, and foreign body. Foreign body inhalation, this is more common in children. छोटे बच्चे फॉरेन बॉडी इनहेल करके अगर आ जाएँ, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन के साथ आएँ, तो उनकी पिक्चर भी इसी तरह की ऑलमोस्ट होती है। तो इसलिए आपको चेस्ट एक्सरे ज़रूर करवाना है, ये सब डिफरेंशियल्स को एक्सक्लूड करने के लिए। फिर ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ये कब करवाने हैं? दे आर इंडिकेटेड ओनली इन एक्यूट सीवियर अस्थमा व्हेन द पेशेंट इज़ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हाइपोकैप्निया, दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्पनसेशन हो रही है। अगर हाइपरकैप्निया है, इसका मतलब दिस इज़ अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी मसल फटीग, सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। वाई हाइपरकैप्निया? बिकॉज देयर इज़ हाइपोवेंटिलेशन। अब हाइपोवेंटिलेशन इस वजह से भी हो सकती है कि सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्पिरेटरी मसल फटीग और पेशेंट
रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया, इस वजह से भी हो सकती है। तो हाइपरकैप्निया, दिस इज़ अ साइन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। और हाइपोक्सीमिया में बी प्रेजेंट। इन्वेस्टिगेशंस हो गई, अब जल्दी से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे एस्थमा को कब हम जो है कंफर्म कर देंगे। व्हेन देयर इज़ 12% और मोर इंक्रीज इन FEV1 विद एल्ब्यूटेरॉल और ट्रायल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एल्ब्यूटेरॉल आपको पता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट है, ये भी ब्रोंकोडायलेटर है, ये भी ब्रोंकोडायलेटर। आपने ब्रोंकोडायलेटर का ट्रायल दिया तो पेशेंट का FEV1 में इंक्रीज़ हो गया 12% और मोर। 20% or more diurnal variation in peak expiratory flow rate on 3 or more days a week into consecutive weeks. 20% or more decline in FEV1 with methacholine or histamine challenge test. 15% or more decline in FEV1 after 6 minutes of exercise. This is about the investigations and diagnostic criteria on the basis of investigations of asthma. अब रह गया ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा।